स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम अहाना है और यह कहानी है उस एक रात की जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। लोग कहते हैं तकदीर ऊपर वाला लिखता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कभी कभी इंसानों के कर्म भी किस्मत का पासा पलट देते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। चम्मच और प्लेटों की खनखनाहट, मेहमानों की हंसी और धीमी फुसफुसाहटें सब मिलकर माहौल को आम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस शोर के नीचे कुछ ऐसा सुलग रहा था जिसकी आहट शायद सिर्फ मेरी धड़कनों को सुनाई दे रही थी। मैं भीड़ के बीच खड़ी थी, मगर अंदर से बिल्कुल अकेली, जैसे इस पूरे घर में मेरी मौजूदगी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो। तभी एक तीखी आवाज़ हवा को चीरती हुई गूंजी, बस बहुत हो गया। अगर आपका हाथ उठा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस एक वाक्य ने पूरे हॉल पर खौफ की चादर फैला दी। हंसी थम गई, फुसफुसाहटें रुक गई और सबकी नज़रें एक ही दिशा में उठ गई। वो आदमी जो कुछ देर पहले सिर झुकाए खामोशी से सब सह रहा था, अब सीधा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी लाल आग थी जैसे बरसों का सब्र एक ही पल में राख हो गया हो। सामने खड़ी उस औरत का हाथ जो मेरे गाल पर पड़ने ही वाला था, वो हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मैं ज़मीन पर गिर चुकी थी, गाल पर जलन थी और आंखों में आंसू नहीं बल्कि अपमान तैर रहा था। वो फिर गरजा, मैं इस घर में शादी नहीं करूँगा जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने इस लड़की को इंसान नहीं, जानवर समझ रखा है। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट रही थी और हर शब्द वहाँ मौजूद लोगों की अंतरात्मा पर चोट कर रहा था। कुछ चेहरों का रंग उड़ गया, कुछ ने नज़रें झुका ली, मगर किसी ने आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसने गुस्से में अपने सिर से पगड़ी उतारी और पूरी ताकत से मेज पर पटक दी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे उस घर की नींव हिल गई हो। सांसें फूल रही थी उसकी, चेहरा तमतमाया हुआ था और कांपती उंगली से उसने मेरी तरफ इशारा किया और ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबकी सांसें रोक दी। यही वो पल था जिसने मेरी तकदीर का पासा पलट दिया। वही लम्हा जिसका इंतजार शायद मेरी आत्मा ना जाने कब से कर रही थी, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ एक अनाथ थी, एक बोझ जिसे रिश्तेदारों के घरों में एहसान के नाम पर रखा जाता था और अपमान के नाम पर पाला जाता था। मैं ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ समझौते को संस्कार कहा जाता था, जहाँ लड़कियों की ख्वाहिशों का गला घोटना आम बात थी। लेकिन फिर भी मेरे बचपन में एक रोशनी थी। मेरे पापा जो एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे, जिनकी जेब में भले ही कम पैसे होते थे, मगर दिल में बादशाहों जितनी दौलत थी। वो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में भी मुझे रानी की तरह जीना सिखाते थे। हर शाम मेरे लिए किताबें लेकर आते, मुस्कुरा कर कहते, अहाना, इंसान की असली ताकत उसका चरित्र होता है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरे ही चरित्र की परीक्षा किसी और के सामने ली जाएगी। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। पापा बड़े भाई थे, चाचा छोटे, एक ही छत के नीचे, एक ही आंगन में। घर का आंगन बड़ा था, लेकिन दिल शायद सबके इतने बड़े नहीं थे। मेरा जन्म मम्मी पापा की शादी के पूरे 8 साल बाद हुआ था। वो वक्त था जब खानदान वालों ने मेरी माँ को बांझ होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ चाचा के यहाँ पहले साल ही बेटी हो गई थी, फिर एक और बेटी, और जब मैं 1 साल की हुई तो चाचा के घर बेटा पैदा हो गया। चाची का गुरूर 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो बैठक में चारपाई पर बैठकर ऊंची आवाज़ में कहती थी ताकि किचन में मेरी माँ सुन ले, देखा, ऊपर वाले ने मुझे बेटा भी दे दिया, इस घर का वारिस। तुम तो 8 साल बैठी रही और फिर बेटी हुई जिसे कल किसी और के घर चले जाना है। माँ यह सुनकर खामोशी से सब्जी काटने लग जाती। उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पापा जब आ जाते तो मुझे गोद में उठाकर हवा में उछाल देते। मेरी बेटी तो मेरे लिए 7 बेटों जैसी है। भाभी, आप अपने बेटे पर नाज करिए, मुझे मेरी अहाना पर नाज है।
यह मेरा नाम रोशन करेगी। पापा की यह बातें मेरी माँ के जख्मी दिल पर मरहम रख देती थी। जब मैं 3 साल की हुई, मेरी माँ के सिर में दर्द रहने लगा। पहले तो डिस्पेंसरी की गोलियाँ चली, फिर चक्कर आने लगे। शहर जाकर टेस्ट हुए और रिपोर्ट ने हम सबको हिलाकर रख दिया। ब्रेन ट्यूमर। माँ बीमारी से लड़ते लड़ते बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ गई। एक शाम वो मुझे सीने से लगाए लेटी हुई थी। उनके हाथ मेरे बालों में थे और अचानक उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। आंखें छत पर जम गई। वो मुझे और पापा को इस भरे मेले में अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। माँ के जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया मेरे पापा ही थे। वो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। सुबह जब स्कूल के लिए पुरानी मोटरसाइकिल निकालते तो मैं दौड़कर उनकी टांगों से लिपट जाती। पापा, मैं भी जाऊंगी। वो मुस्कुराते और मुझे बाइक के टैंक पर बिठा लेते। चलो मेरी गुड़िया, तुम्हें स्कूल छोड़कर जाऊंगा। वापसी पर उनके हाथ में कभी गरम जलेबियाँ होती तो कभी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ। वो मेरी हर छोटी छोटी ख्वाहिश को अपनी ज़रूरत पर भी दर्जा देते थे। चाची को यह बात एक आंख नहीं भाती। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर जहरीले अंदाज में कहती, लड़की है, इतना सिर पर मत चढ़ाओ, कल किसी और के घर जाना है, बिगाड़ो मत वरना नाक कटवाएगी। पापा नरमी से जवाब देते, भाभी उसकी माँ नहीं है, अगर मैं भी प्यार ना करूं तो कौन करेगा। जहां मेरी बेटी जाएगी वहां शहजादियों की तरह राज करेगी। मुझे क्या पता था कि यह लाड़ प्यार सिर्फ कुछ सालों का मेहमान है। मैं 12 साल की थी जब जिंदगी ने दूसरा और सबसे बड़ा वार किया। उस दिन बहुत ज़्यादा धुंध थी। पापा मुझे स्कूल छोड़कर दूसरे गांव अपने काम से जा रहे थे। रास्ते में धुंध की वजह से एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सिर पर चोट आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। जब उनकी बॉडी घर लाई गई तो मेरे सिर से आसमान उठकर गिर गया। मैं उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, उनके सीने से लिपटकर रो रही थी। पापा उठ जाइए, पापा मुझे चूड़ियाँ ला कर दीजिए, पापा आप बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन वो खामोश थे। उस दिन सिर्फ मेरा बाप नहीं मरा था, मेरी इज्जत मरी, मेरा सुकून मरा, मेरा बचपन मरा और मेरी सारी ख्वाहिशें उसी दिन दफन हो गई। पापा के अंतिम संस्कार के तीसरे दिन जब उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा हो रही थी, चाची ने मेरे स्कूल का बस्ता उठाकर स्टोर रूम में फेंक दिया। मैं डरते डरते उनके पास गई। चाची, मुझे स्कूल जाना है, होमवर्क भी रह गया। उन्होंने नफरत से मुझे सिर से पांव तक देखा और हाथ में पकड़ा झाड़ू मेरी तरफ उछाल दिया। स्कूल? कौन सा स्कूल? तेरे बाप का खजाना नहीं दबा है यहाँ जो मैं फीस भरती फिरूंगी। आज से तू घर का काम करेगी। यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने की इजाज़त मैं किसी को नहीं देती। रोती हुई मैं चाचा के पास गई। सोचा शायद वो कुछ बोलेंगे, शायद उन्हें अपने भाई का ख्याल आएगा, लेकिन वो अखबार में मुंह दिए बैठे रहे। उन्होंने एक नज़र उठाकर भी मुझे नहीं देखा। उनकी उस खामोशी ने मेरे दिल पर आखिरी वार किया। उस दिन मुझे समझ आ गया, इस घर में अब मेरी हैसियत बेटी की नहीं है बल्कि नौकरानी की है, या शायद नौकरानी से भी बदतर। वक्त गुजरता गया। मैं 12 से 18 साल की हो गई। इन 6 सालों में मैंने किताबों की जगह बर्तन धोए, कांपते हाथों से झाड़ू पकड़ी। मेरे हाथ खुरदरे हो गए। मेरी कजन हेमा और उर्वी स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। नए कपड़े, पार्लर, दोस्त और मैं घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। मुझे पुराने उतरन कपड़े पहनाए जाते। चाची सिर्फ काम ही नहीं लेती थी, जरा सी गलती पर मारपीट से भी नहीं चूकती थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो रोज़ शाम को चाचा के कान भरती थी ताकि उनके दिल में मेरे लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी बची हो वो भी ख़त्म हो जाए। सुनिए, आज फिर मोहल्ले का वो लड़का छत की तरफ देख रहा था। यह लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। चाचा बिना पूछे सीधे मेरे पास आते और मेरे हाथ अगर आटे से भरे भी होते तो थप्पड़ मार देते। अगर मेरी पगड़ी उछाली तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं रोते हुए कहती, चाचा मैं तो छत पर गई ही नहीं, मैं किचन में रोटियां बना रही थी, कसम से। लेकिन मेरी सच्चाई चाची के झूठ के सामने बेमतलब थी। गरीबी और मैले कपड़ों के बावजूद कुदरत ने मुझे ऐसी खूबसूरती दी थी कि देखने वाले ठिठक जाते। और शायद यही बात
चाची और उनकी बेटियों को सबसे ज़्यादा खटकती थी। जब भी कोई मेहमान आता चाची मुझे किचन में छुपा देती। एक रिश्ता करवाने वाली मासी ने चाचा को एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के घराने का रिश्ता बताया। लड़के का नाम था वियान, शहर का जाना माना बिजनेसमैन। दौलत में कोई मुकाबला नहीं। चाची की आंखों में लालच की चमक आ गई। मासी, बस बात पक्की करवाओ, मुंह मांगा इनाम दूंगी। यह रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब वियान की फैमिली उर्वी को देखने आई तो मुझे सुबह से ही पिछले कमरे में बंद कर दिया गया। मेहमानों के सामने मनहूस सूरत लेकर मत आना। मैं सारा दिन भूखी प्यासी टूटी चारपाई पर बैठी दीवारें देखती रही। शाम को चाचा मिठाई लेकर आए। मुबारक हो, लड़के वालों ने उर्वी को पसंद कर लिया। किस्मत खुल गई हमारी। उर्वी, जो कल तक अपने क्लास फेलो के लिए जान देने की बातें करती थी, वियान की दौलत और बड़ी गाड़ी देखते ही पलट गई। उसने उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया। देखो, हमारे स्टेटस मैच नहीं करते। मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरा रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन से हो गया है। आज के बाद फ़ोन मत करना। उसने इतनी आसानी से एक रिश्ता तोड़ा जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं। शादी की तारीख तय हो गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई। पेंट, नए पर्दे, सजावट और इन सब कामों का बोझ मेरे कंधों पर। मैं सुबह 5 बजे उठती और रात 2 बजे तक काम करती। दर्जी के चक्कर, सफाई, मसाले पीसना, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन आ गई। चाची सोफे पर बैठकर हाथ में चाय का कप लिए हुक्म चलाती रहती। अहाना, पर्दे ठीक से धोए ना। अगर वियान की माँ ने कमी निकाली तो तुम्हारी खाल खींच लूँगी। शादी से 2 दिन पहले मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ। जिस्म टूट रहा था, सिर भारी था। मैंने हिम्मत करके चाची से कहा, चाची मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्या थोड़ी देर लेट सकती हूँ? चाची ने घूरा और हंसने लगी। वाह, महारानी को बुखार हो गया। 2 दिन बाद मेहमान आ रहे हैं और तुम्हें आराम सूझ रहा है। ड्रामेबाजी छोड़ो। जब तक काम खत्म नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। दवाई तो दूर की बात थी, मुझे आराम का एक पल भी नहीं मिला। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। घर मेहमानों से भरा था। ढोलक बज रही थी। उर्वी पीले कपड़ों में सजी बैठी थी और मैं कोने में खड़ी बुखार से तपती हुई मेहमानों को चाय दे रही थी। आंखें जल रही थी, गला कांटों जैसा था। तभी उर्वी ने अपनी सहेलियों के कान में कुछ कहा और सब मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। उसकी एक दोस्त ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे अहाना, जरा हटकर खड़ी रहो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखकर दुल्हन को नज़र लग जाएगी। किसी भिखारन से कम नहीं लग रही हो। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गई। वही सूट था जो पिछली दिवाली पर चाची ने उर्वी का उतरन दिया था, जिसका रंग भी उड़ गया था। मेरी आंखों में आंसू आए, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। उस रात जब सब सो गए, मैं किचन में बर्तन धो रही थी। बुखार में जिस्म सुन्न हो रहा था। दीवार का सहारा लिया ताकि गिरूं नहीं और फर्श पर बैठकर माँ को याद करते हुए रोने लगी। काश आप होती माँ, तो कोई मुझे जानवर नहीं समझता। पापा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आ जाते? मुझसे यह सब अब नहीं सहा जाता। शादी का दिन था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चाची की चीखें घर के दरो दीवार हिलाने लगी। आज शाम वियान और उसके मम्मी पापा शादी से पहले की रस्म मुलाकात के लिए आने वाले थे। मेरा सिर भारी था, गले में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन मैं खामोशी से काम पर लग गई। अहाना, मनहूस, अभी तक बर्तनों की टोकरी वहीं पड़ी है। मेहमान 4 घंटे में आएंगे। बर्तन धोते हुए मैंने कहा, चाची साबुन ख़त्म हो गया है। वो दरवाजे पर आई। खाती भी इतना हो कि 10 आदमी खा जाए। राख से बर्तन मांजो। और दोबारा आवाज़ दी तो खैर नहीं। मैंने राख उठाई, पतीले रगड़ने लगी। उंगलियों के पोरों से खून निकलने लगा, मगर जिस्म के उस दर्द से ज़्यादा तकलीफ़ दिल में थी। शाम को वियान की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई। मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकल आए। मैं किचन की खिड़की से देख रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वियान बाहर निकला। सुलझी हुई शख्सियत, चेहरे पर संजीदगी। वो वैसा नहीं था जो गलियों में सीटियाँ बजाते फिरते हैं। साथ में उसकी मम्मी आराध्या जी। चाची ने उनका खूब स्वागत किया। आइए आइए, हमारे गरीब घराने में आपका स्वागत है। वियान बेटा,
तुम्हें नज़र ना लग जाए। थोड़ी देर बाद चाची किचन में आई। अहाना, जल्दी से चाय लाओ और दुपट्टा ढंग से ओढ़ लेना, मनहूस शक्ल छुपा कर रखना। मैंने कांपते हाथों से चाय की ट्रॉली सजाई। टांगे बोझ नहीं उठा पा रही थी। दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं दाखिल हुई, आराध्या जी ने मुझे गौर से देखा। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चेहरा बहुत लाल हो रहा है। उनका लहजा इतना नर्म था। इस घर में मुझसे किसी ने कभी इस तरह बात नहीं की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, चाची बोल पड़ी। अरे कुछ नहीं बहन जी, यह हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, अनाथ हैं, जरा दिमाग से पैदल हैं, धूप में घूमती रहती हैं, इसलिए चेहरा लाल है। मैंने होठ खींच लिए। चाची ने मुझे पागल कह दिया था। वियान ने चाची की तरफ देखा, फिर मुझे। उसकी गहरी काली आंखों में एक सवाल था। मैंने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। हाथ बुखार से कांप रहे थे। कप छनका, एक बूंद गिरी। चाची ने घूरा और झपटने लगी। तभी वियान ने हाथ उठाया। कोई बात नहीं आंटी, शुक्रिया। उसने मेरे हाथ से कप लिया और मुझे देखा। आप बैठ जाइए, तबीयत ठीक नहीं लग रही। उस कमरे में मौजूद हर इंसान पर यह बात भारी गुजरी। उर्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमान गए तो चाची ने मुझे बालों से पकड़कर दीवार के साथ पटक दिया। तू इसीलिए वहाँ आई थी ना, अपनी मनहूस शक्ल दिखाने? सुन ले, कल शादी में कोई ड्रामा किया तो जान से मार दूंगी। रात का खाना भी नहीं मिला। बुखार और बढ़ गया। जिस्म आग की तरह तप रहा था। मैं अपने छोटे से ठंडे कमरे में बिना बिस्तर के लेटी थी। बाहर शादी की सजावट हो रही थी। लाइट्स लग रही थी, फूल सजाए गए थे। तभी नौकरानी की आवाज़ आई। मालकिन साहिबा, अहाना की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर के पास ले जाइए। और चाची का जवाब, सड़ने दो इसको, कल मेरी बेटी की शादी है। अगर यह मर भी गई तो अंतिम संस्कार शादी के बाद होगा। इसे कहो चुप पड़ी रहे। यह सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोया। मैंने आसमान की तरफ देखा। ऐ ऊपर वाले, क्या मेरा इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होगा? तूने मेरे पापा को क्यों बुला लिया? मुझे इन जालिमों के रहम पर क्यों छोड़ दिया? रात के 2 बजे चाची कमरे में आई। उनके हाथ में भारी शादी का जोड़ा था। उठो महारानी, यह उर्वी का सूट है, दर्जी दे गया है अभी, और इसी वक्त प्रेस करो। अगर एक भी सिलवट रही तो खाल उधेड़ दूंगी। मैंने रोते हुए मिन्नतें की। चाची, मुझे चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यह तुम्हारी परेशानी है। सुबह तक सूट हैंगर में टंगा चाहिए। और वो चली गई। मैंने कांपते हाथों से वो भारी जोड़ा उठाया, प्रेस का प्लग लगाया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने आंखें बंद की और पापा को याद किया। पापा, देखिए ना, आपकी गुड़िया के साथ क्या हो रहा है। आप कहते थे मैं शहजादी हूँ। शहजादियाँ ऐसी नहीं होती ना पापा। मेरे आंसू प्रेस के गर्म तले पर गिरे और भाप बनकर उड़ गए। मैंने हर कली, हर सिलवट ध्यान से प्रेस की। रात के 3 बजे, फिर 4। जब सूरज उगने लगा तब जाकर काम खत्म हुआ। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए दुआ मांगी। ऊपर वाले, मैं थक गई हूँ, मुझे या तो सब्र दे दे या फिर मुझे भी पापा के पास बुला ले। मेरे लिए किसी को भेज दे, मुझे यहाँ से उठा ले। रोते रोते आँख लग गई। कुछ ही मिनट हुए थे कि दरवाज़ा खुला। चाची और उनकी बड़ी बेटी हेमा, मम्मी देखो, हम वहाँ मेहमानों में लगे हैं और यह महारानी यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। चाची ने मेरा बिस्तर खींच लिया। उठो, सारे बैठक में झाड़ू लगानी है। आज मेरी बेटी की शादी है, पूरा घर शीशे की तरह चमकना चाहिए। मैंने उठने की कोशिश की, टांगे जवाब दे गई। चाची, बहुत तेज बुखार है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ऊपर वाले के लिए थोड़ी देर लेटने दीजिए। बहाने मत बनाओ, रोटी खानी है तो काम करो, शक्ल मत दिखाना जब तक बैठक साफ ना हो जाए। दिसंबर की ठंड में, कोहरे में, बुखार से तपता चेहरा लिए मैं झाड़ू लगाती रही। फिर किचन में खाना बनाने का हुक्म। बुखार में मैं क्या डाल रही हूँ क्या नहीं पता नहीं था, बस हाथ चल रहे थे और दिल में ऊपर वाले को पुकार रही थी, या तो मौत दे दे या इस परेशानी से छुटकारा दिला दे। दोपहर को घर मेहमानों से भर गया। उर्वी लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। खाना परोसने का वक्त आया। चाची ने खाना खुद चखा, फिर उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह क्या बनाया है, नमक ही नहीं है इसमें। मैं डर गई।
चाची, मैं शायद भूल गई। तुम्हारी इस भूल ने मेरी नाक कटवा दी। और भरी महफिल में चाची ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक। पूरे हाल में आवाज़ गूंजी। तुम्हें पाल रही हूँ, नखरे उठा रही हूँ और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा कान सुन हो गया। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे आंसू टप टप करके फर्श पर गिरने लगे। चाची अभी भी चीख रही थी। हेमा और दुल्हन बनी उर्वी मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मेरी बेबसी पर उन्हें मज़ा आ रहा था। और तभी जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वियान, जो अब तक खामोश बैठा था, उसने प्लेट दूर सरकाए। आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो मुझे देखता, जो ज़मीन पर गिरी कांप रही थी, फिर उर्वी को, जो हंस रही थी, और एकदम से वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे गिरी। सबके होश उड़ गए। बस बहुत हो गया। उसकी आवाज़ में ऐसी गरज थी जैसे आसमान फट गया हो। मैं इस घर में शादी नहीं करूँगा जहाँ जुल्म किया जाता है। पंडाल में सन्नाटा छा गया। चाचा दौड़ कर आए। वियान के मम्मी पापा घबरा कर खड़े हुए। बेटा, आज तुम्हारी शादी है। नहीं पापा, मैं अंधा नहीं हूँ। कल से देख रहा हूँ इस घर में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। देखिए, इस लड़की को बुखार से तप रही है। इस हाल में जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है। सिर्फ नमक कम होने पर इस पर हाथ उठा दिया गया। फिर उर्वी की तरफ, और वो लड़की जो मेरी पत्नी बनने वाली है, वो अपनी ही खून की बहन की बेइज्जती पर हंस रही है। जो औरत अपने खून की नहीं हो सकती, वो मेरी और मेरे घर वालों की क्या होगी। चाची के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। यह लड़की कामचोर है। खामोश हो जाइए। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। यह कामचोर नहीं, आप लोग जालिम हैं। आपने एक अनाथ बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया। वियान ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं, तो मेरी एक शर्त है। सब हैरानी से उसका मुंह देखने लगे। मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, और अभी करूंगा। कमरे में जमी हुई खामोशी में से उर्वी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चाचा की आंखें डर से बड़ी हो गई। वियान के पापा ने कहा, बेटा, जज्बाती होकर फैसला कर रहे हो। नहीं पापा, यह जज्बाती फैसला नहीं है। यह मेरे ज़मीर का फैसला है। मैं इस अनाथ लड़की को इस नर्क से निकालना चाहता हूँ। अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं हमेशा के लिए कुंवारा रह लूँगा, लेकिन इस घर की दूसरी बेटी से शादी नहीं करूँगा। वियान की संजीदगी देखकर उसके मम्मी पापा ने सिर झुका लिया। चाचा, जो अब तक तमाशा देख रहे थे, आगे बढ़े। शायद ज़मीर जागा, शायद दौलत हाथ से जाने का डर था। उन्होंने चाची का बाजू पकड़ा और झटका दिया। खामोश हो जाओ। तुमने अपने हाथों से अपनी बेटी की किस्मत बर्बाद की। मैं तुम्हें कितनी बार मना करता था, अहाना पर जुल्म मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज ऊपर वाले ने अहाना की सुन ली। वो वियान की तरफ मुड़े। बेटा, मुझे मंजूर है। मैं अहाना की शादी तुमसे ही करूँगा। चाची चीखती रही। उर्वी रोती रही। लेकिन तकदीर का लिखा हुआ पूरा हो चुका था। वो बारात जो उर्वी को लेने आई थी, अब मेरी डोली उठाने की तैयारी कर रही थी। पंडित जी को दोबारा बुलाया गया। नौकरानी ने मुझे सहारा देकर उठाया। उर्वी का एक सादा सूट पहनाया, क्योंकि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं थे। जब मैं वियान के साथ फेरे ले रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। यह पहली बार था जब किसी ने मेरे लिए आवाज़ उठाई थी। किसी ने मुझे कूड़ा करकट नहीं, इंसान समझा था। बाहर चाची दुहाइयाँ दे रही थी। मेहमान चुगलियाँ कर रहे थे, लेकिन मैं कितने सालों बाद खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। विदाई के वक्त वियान ने मुझे खुद सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठते ही उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। घर जाने से पहले डॉक्टर के पास जाना होगा। उसके लहजे में जो फिक्र थी, उसने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। मैं उसके बड़े से घर में आ गई, जहाँ मुझे शहजादियों की तरह रखा गया। सास ससुर ने मुझे बेटी बनाकर रखा। वियान ने मुझ पर जान छिड़की। अब जब मुझे जरा सा बुखार भी होता है, पूरा घर परेशान हो जाता है। कोई नहीं कहता उठो काम करो, बल्कि अब एक ऐसा हाथ होता है जो मेरी परेशानी पर ठंडी पट्टियाँ रखता है
और प्यार से कहता है, तुम अकेली नहीं हो अहाना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उधर ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। चाची की बेटी उर्वी की शादी दूसरी जगह हुई, लेकिन घमंड ने पीछा नहीं छोड़ा, तलाक हो गया। अब वो अपने भाई के घर में है और उसकी भाभी उससे वही सब करवाती है जो कभी मुझसे करवाया जाता था। चाची जो पूरे घर पर राज करती थी, आज चारपाई पर पड़ी है। फालिज का दौरा पड़ा, मुंह टेढ़ा हो गया, बोल नहीं पाती। अपनी आंखों से वो सब देखती हैं जो कभी उन्होंने मुझे दिया था। चाचा 1 साल पहले चल बसे और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, जहाँ नौकर चाकर मेरे इशारे का इंतजार करते हैं। सच है, सब्र का फल मीठा होता है और जुल्म का अंजाम बहुत बुरा। अहाना की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी नहीं रुकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट में अपनी भावनाएं ज़रूर बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।